आप सभी छात्रों को मिथिला कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, इससे पहले हमने अकाउंट पेपर के 2 मॉडल पेपर आपको बताए हुए थे। मॉडल सेट 1 का प्रैक्टिस करवाए थे, मॉडल सेट 2 का प्रैक्टिस। बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मॉडल सेट 3, जिसके अंतर्गत भी हम एमसीक्यू के 50 क्वेश्चन रखे हुए। आज हम लोग जो है वो मॉडल सेट 3 का प्रैक्टिस करेंगे और मॉडल सेट 3 के अंतर्गत भी आपको 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है बच्चों, वह है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। क्या है, निम्न में से कौन सा संचालन क्रियाओं में शामिल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चों, यहाँ थोड़ा हम आपको बताते हैं। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया गया है, ये 3 एक्टिविटीज होते हैं। सबसे पहला होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा होता है बच्चों फिनांसिंग एक्टिविटीज। यानी एक्टिविटीज कितने हुए? 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग एक्टिविटीज। जो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का वर्गीकरण किया गया है तो 3 भागों में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और बच्चों फिनांसिंग एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है जो संचालन क्रियाओं में शामिल होता है। यहाँ देखिएगा, कभी रहेगा होता है, कभी रहेगा नहीं होता है। यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा संचालन क्रियाओं में शामिल होता है। सबसे पहला दिया है आयकर का भुगतान, इनकम टैक्स पेमेंट, ये हो रहा होता है। ग्राहकों से वसूली, यह भी सही है। आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान, यह भी सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी यह आपका सही है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आयकर का भुगतान भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ग्राहकों से वसूली भी को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बच्चों, वह सही होगा, क्योंकि ये तीनों शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने बच्चों, चालू संपत्ति में कमी। ध्यान से देखिए, चालू संपत्ति में कमी को संचालन से लाभ में यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डॉट डॉट जाता है या किया जाता है। डिक्रीज इन करेंट एसेट इज डॉट डॉट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी डिक्रीज इन करेंट एसेट, जब करेंट एसेट में कमी होगा, करेंट एसेट में क्या होगा बच्चों? कमी होगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, भागा दिया जाएगा, गुना किया जाएगा बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों बी होगा, जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं 4 ऑब्जेक्ट, समझिए। सबसे पहला दिया है अभी डिक्रीज इन करेंट एसेट, हमने बताया था। डिक्रीज इन करेंट एसेट का मतलब है जब चालू संपत्ति में कमी होगा, से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? कमी की दशा में क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं। ठीक का होगा कभी कभी क्वेश्चन में, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। जब करेंट लायबिलिटीज में बच्चों कमी होगा, तो एसेट में कमी होता है तो बच्चों ऐड किया जाता है। लायबिलिटीज में कमी होगा बच्चों तो क्या किया जाएगा? लेस किया। अब कहिएगा सर क्यों? तो एसेट में कमी का मतलब हो गया कैश का इनफ्लो, कैश आ रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चों जिस कारण कैश आएगा उसे ऐड किया जाएगा, जिस मद के वजह से कैश आएगा उसे ऐड किया जाएगा, जिस मद के वजह से कैश जाएगा उसे क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। घटना के घटित होने पर देखना है कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है। जिससे कैश का इनफ्लो होता है ऐसे मदों को ऐड किया जाता है, और जिससे कैश का आउटफ्लो होता है ऐसे मदों को लेस किया जाता है। यहाँ कह रहा था करेंट एसेट में कमी होगा, करेंट एसेट में कमी होगा तो कैश का इनफ्लो होगा बच्चों, तो ऐड किया जाएगा। और इसी का उल्टा हो जाएगा, जो करेंट लायबिलिटीज में कमी होगा तो इससे आपका लेस किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों? लेस किया जाएगा। अब इसका अपोजिट याद रखेंगे बच्चों, वृद्धि की दशा में। अगर करंट एसेट में वृद्धि होगा बच्चों तो लेस करेंगे, और करंट लायबिलिटीज में अगर आपका बच्चों वृद्धि होगा, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटीज में वृद्धि का मतलब हुआ करंट लायबिलिटीज में, एल शॉर्ट में लिखते हैं, करंट लायबिलिटीज में अगर वृद्धि हुआ इसका मतलब क्या हुआ? आया होगा।
तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा। करेंट एसेट में अगर वृद्धि हुआ होगा तो कैश आया नहीं होगा, व्यापार से कैश गया होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो इसीलिए लेस किया जाएगा। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट को ऐड करेंगे और इंक्रीज इन करेंट एसेट अगर पूछ दिया जाए तो क्या करना है, लेस करना है। जो एसेट का रूल होगा बच्चों उसका अपोजिट रूल जो होता है वो आप लाइबिलिटीज के लिए प्रयोग करते हैं। तो डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज को लेस करेंगे और इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज को बच्चों ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, प्लांट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में, प्लांट एंड मशीनरी हमने किसी से खरीदा, के प्रतिफल में हमने क्या जारी किया, अंशों का निर्गमन किया। मान लेते हैं एक प्लांट और मशीनरी हमने खरीदा और हमने जारी क्या किया, तो हमने जारी किया अंश का निर्गमन किया, शेयर जारी किया। इसमें बचाइए बच्चों, ना कैश आ रहा है ना कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। अगर प्लांट क्रय करते हैं और उसके लिए नगद भुगतान करते हैं तो कैश जाता है। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर, प्लांट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में, यानी प्लांट और मशीनरी हमने खरीदा के प्रतिफल स्वरूप हमने निर्गमन क्या किया, अंशों का निर्गमन किया। इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू, यानी हमने खरीदा प्लांट एंड मशीनरी जिसके प्रतिफल में हमने जारी किया अंश, तो इसमें न कैश का इनफ्लो हो रहा है न कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो रोकर का अंतर बा, इनफ्लो इन कैश नहीं होगा, रोकर का वही बा, आउटफ्लो इन कैश ये भी नहीं होगा, न अंतरवा और न बहिर्वा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो बिल्कुल भी सही होगा। याद रखेंगे बच्चों, कैश फ्लो में कैश आएगा तो इनफ्लो और कैश जाएगा तो आउटफ्लो। जिस मद की वजह से न कैश आता है न कैश जाता है उसे कहते हैं न अंतरवा और न बहिर्वा, न इनफ्लो नेदर नोर आउटफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके पास, भवन का नगद क्रय है, भवन का कौन सा क्रय है, नगद क्रय, यानी परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश। हमने भवन खरीदा और जारी किया, भुगतान किससे माध्यम से किए, कैश से। कार्य संचालन क्रिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वित्तीय क्रिया फिनांसिंग एक्टिविटी, निवेश क्रिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों भवन अस्थाई संपत्ति है, भवन आपका फिक्स एसेट है, एसेट। तो याद रखेंगे फिक्स एसेट का अगर से संबंधित जो मद होता है, फिक्स एसेट जब हम क्रय करते हैं तो या विक्रय करते हैं तो वह आपका पार्ट होता है निवेश क्रिया का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। भवन का क्रय आउटफ्लो ऑफ कैश है और भवन का विक्रय जो है बच्चों वह इनफ्लो ऑफ कैश है। और किस एक्टिविटीज से संबंधित है आपका, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। किस एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, रोकर प्रवाह विवरण संबंधित है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। बच्चों रोकर प्रवाह विवरण संबंधित है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अगर बच्चों एग्जाम में रिवाइज्ड दे दे तो आपको रिवाइज्ड में आंसर मारना है। रोकर प्रवाह विवरण का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 संशोधित के आधार पर अब तैयार किया जाता है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दिया है तब तो उसी में मारना है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड दे दिया हो तो आपको रिवाइज्ड में मारना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड जो होता है बच्चों वो रोकर प्रवाह विवरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट होगा बच्चों आपके सामने, नगद बिक्री है, कैश सेल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो फिनांसिंग एक्टिविटीज, नन ऑफ दिस। तो कैश सेल्स जो बच्चों है वो आपका संबंधित है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के डायरेक्ट मेथड। यह होगा बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा, किसे क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। किससे हम घटाते हैं, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी डिडक्टेड। अब दिया है लेनदारों में वृद्धि, ध्यान से समझिएगा। अभी कुछ देर पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर कुछ पीछे जाकर आपको हमने बताया हुआ था, तो यहाँ आपको दिया है लेनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। लेनदार में वृद्धि होगा, लायबिलिटीज में वृद्धि होगा बच्चों तो कैश का इनफ्लो होगा। कैश का क्या होगा बच्चों, इनफ्लो। फ्लो जब ये होता है तो बच्चों उसे ऐड किया जाता है। आपको पूछ रहा है घटाया जाएगा। अब दिया है इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स आपका करेंट एसेट होता है। जब ये करेंट एसेट में बच्चों वृद्धि होगा, ये ऐड नहीं करते हैं बच्चों,
उससे लेस किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? लेस किया जाता है। अब दिया है डिक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स बच्चों करेंट असेस्ट होता है, और डेटर्स में अगर कमी होगा बच्चों, तो करेंट असेस्ट में अगर कमी होता है बच्चों, तो क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस भी बच्चों करेंट असेस्ट होता है, और करेंट असेस्ट में बच्चों अगर कमी होता है तो क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। आपको ऐड नहीं पूछा जा रहा है, आपको कह रहा है घटाया जाएगा, लेस किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बच्चों बी होगा वह बिल्कुल ही सही होगा। देनदारों में वृद्धि, इंक्रीज इन डेटर्स। बच्चों याद रखेंगे, फिर शॉर्ट में बता देते हैं। करेंट असेस्ट में क्या होगा? कमी होगा, तो क्या करना है? ऐड किया जाएगा। अगर करेंट असेस्ट में बच्चों क्या होगा? वृद्धि होगा, तो हम ऐड नहीं करते हैं बच्चों, लेस करते हैं, क्योंकि कैश का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। करंट एसेस्ट में कमी, एसेस्ट में कमी होता है तो बच्चों कैश का इनफ्लो होता है, इसीलिए ऐड करते हैं। करंट एसेस्ट में वृद्धि होता है बच्चों, तो वृद्धि होता है तो क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होता है, तो क्या होता है? लेस किया जाता है। और करंट लायबिलिटीज में उल्टा रूल होता है। करंट लायबिलिटीज में अगर बच्चों वृद्धि होता है तो कैश का इनफ्लो होता है, और इनफ्लो होता है बच्चों तो क्या करते हैं? ऐड। और करंट लायबिलिटीज में अगर बच्चों कमी होता है, कैश का आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो को करना क्या पड़ता है बच्चों? लेस। यानी आउटफ्लो की दशा में, आउटफ्लो की दशा में लेस, और इनफ्लो की दशा में बच्चों क्या करते हैं? ऐड। इसी प्रकार से एग्जाम में मत दिया रहेगा, आपको ध्यान से देख। जैसे अभी था लेनदार में वृद्धि। लेनदार क्या होता है बच्चों? करंट लायबिलिटीज होता है। अब करंट लायबिलिटीज में जब ये वृद्धि होगा, लायबिलिटीज में वृद्धि होता है तो कैश का बच्चों इनफ्लो होता है, और इनफ्लो होगा तो ऐड किया जाएगा। अब दिया है डेटर्स। देनदार, देनदार करंट एसेस्ट होता है, और करंट एसेस्ट में जब भी वृद्धि होता है बच्चों, तो आउटफ्लो होता है, तो क्या करते हैं बच्चों? लेस करते हैं। और देनदार में कमी, यानी डेटर्स में अगर कमी होगा, तो करंट एसेट में कमी होता है बच्चों, तो कैश का इनफ्लो होता है, तो ऐड किया जाता है। और फिर दिया है पूर्वदत्त व्यय। तो ये भी करंट एसेट होता है, और करंट एसेट में कमी हो रहा है, तो कमी होगा बच्चों, तो क्या किया जाएगा? ऐड। आपको ऐड नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था घटाए जाने वाला मद, तो आंसर नंबर बी जो होगा वो बच्चों राइट होगा, देनदार में वृद्धि। नेक्स्ट दिया होगा बच्चों, संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह ज्ञात करते समय जोड़ा जाएगा। अब ये बताए थे क्या? घटाया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से किसे घटाया जाएगा? अब पूछा जा रहा है जोड़ा जाएगा, तो जोड़ेंगे किसे? इनफ्लो की दशा में क्या करते हैं बच्चों? तो जोड़ते हैं। अब दिया है स्टॉक में वृद्धि। स्टॉक बच्चों है करेंट एसेट। अब ये बताए थे करेंट एसेट में वृद्धि होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा। कैश का क्या होगा? आउटफ्लो। जब ये करेंट एसेट में वृद्धि होता है तो कैश का आउटफ्लो होता है, और आउटफ्लो को हम ऐड नहीं करते हैं बच्चों, क्या करते हैं? लेस करते हैं। अब लिखा है लेनदार में वृद्धि, इंक्रीज इन करेंट एसेट। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स जो है बच्चों, वह आपका है करेंट लायबिलिटीज। और करेंट लायबिलिटीज में वृद्धि हो रहा है बच्चों, तो करेंट लायबिलिटीज में वृद्धि होगा बच्चों, तो ऐड किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अब दिया है डिक्रीज इन बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल है बच्चों करेंट लायबिलिटीज, और करेंट लायबिलिटीज में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। करेंट लायबिलिटीज में कमी होगा बच्चों, तो क्या किया जाएगा? लेस। अब फिर दिया है इंक्रीज इन डेटर्स। डेटर्स बच्चों करेंट एसेट होता है, और करंट एसेट में वृद्धि होता है तो कैश का आउटफ्लो होता है, और आउटफ्लो होगा बच्चों तो क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी लेनदार में वृद्धि होता है, इंक्रीज इन करेंट क्रेडिटर्स। जब क्रेडिटर्स में वृद्धि होता है तो इससे कैश का इनफ्लो होता है, और इनफ्लो वाले में हमको ऐड करना पड़ता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा लेनदार में वृद्धि। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखित में से कौन सा रोकर का स्रोत नहीं है? रोकर का क्या नहीं है? स्रोत। स्रोत मतलब सोर्स ऑफ कैश। कौन सा मद इसमें से कैश का इनफ्लो नहीं है? सबसे पहले दिया परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अस्थाई संपत्तियों का क्रय। अब संपत्ति क्रय करेंगे तो बच्चों कैश आता नहीं है। संपत्ति क्रय की दशा में कैश जाता है। जैसे अगर आप एक लैपटॉप खरीदिएगा तो कैश आएगा नहीं, कैश जाएगा। तो जो जाता है उसे हम आउटफ्लो कहते हैं। जब कैश जाता है तो आउटफ्लो, और जब कैश व्यापार में आता है तो बच्चों इनफ्लो। क्या कर रहा है? अस्थाई संपत्तियों का क्रय।
जब ये संपत्ति खरीदेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, तो सोर्स नहीं होगा बच्चों। यह आपका आंसर सही होगा। नहीं पूछ रहा है तो अस्थाई संपत्ति का क्रय जो है बच्चों वो कैश का आउटफ्लो, सोर्स नहीं। अब दिया है, संचालन से कुछ फंड फ्रॉम ऑपरेशन स्रोत है। ऋण पत्रों का निर्गमन डिबेंचर निर्गमन करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा। अस्थाई संपत्ति को बेचेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा। इसका आंसर जो होगा वो बच्चों ए नंबर सही होगा, अस्थाई संपत्तियों का क्रय। नेक्स्ट दिया है बच्चों, रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन लेखांकन के रोकड़ आधार पर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उपार्जन आधार पर, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, लेखांकन के रोकड़ आधार पर। लेखांकन के किस आधार पर? रोकड़ आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, रोकड़ समतुल्य में शामिल होते हैं। तो ट्रेजरी बिल, व्यापारिक पत्र, कम परिपक्वता वाले बैंक जमा, उपरोक्त सभी। तो ट्रेजरी बिल भी रोकड़ सम, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इक्विवेलेंट्स का मत पूछ रहा है। तो कैश इक्विवेलेंट्स में बताए थे ट्रेजरी बिल को भी शामिल किया जाता है, ट्रेड पेपर्स को भी शामिल किया जाता है, बैंक डिपॉजिट ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड को भी शामिल किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, यानी कैश का इनफ्लो कौन सा नहीं है? इनफ्लो, नोट अ इनफ्लो। अब दिया है अस्थाई संपत्ति की बिक्री, सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेचेंगे तो कैश का इनफ्लो है, कैश आएगा। यानी आप अगर संपत्ति को बेचिएगा तो कैश आएगा, संपत्ति जाएगा, अर्थात कैश इनफ्लो है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज संपत्ति खरीदेंगे तो कैश का इनफ्लो नहीं होगा, कैश का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। या इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू कीजिएगा तो कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। और सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश नगद में बेचेंगे तो कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। तो आपको क्या पूछ रहा है? जो कौन सा इनफ्लो नहीं है नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है। का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अस्थाई संपत्तियों का क्रय। अस्थाई संपत्ति का क्रय जो है वो आउटफ्लो है। संपत्ति खरीदेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश का आउटफ्लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? कौन सा व्यय? गैर संचालन व्यय, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपसे पूछा जा रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं पूछा जा रहा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन सा इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों? तो सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों क्या है? रेंट। रेंट होता है बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस भी होता है बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वेजेज भी होता है बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मशीन विक्रय पर हानि, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी जो है बच्चों वह नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है। तो यहाँ हो जाएगा मशीन के विक्रय पर हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम? कौन सा नॉन कैश आइटम है इसमें से नहीं है पूछ रहा। कैश सेल्स, यह नॉन कैश आइटम नहीं है। ब्याज का अपलेखन, यह नॉन कैश आइटम है। डिप्रीसिएशन ह्रास, ये भी नॉन कैश आइटम है। अप्राप्य ऋणों के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी नॉन कैश आइटम है। तो कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है पूछ रहा है? तो ये तीन तो है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो बिल्कुल भी राइट होगा, नगद विक्रय। यह बच्चों रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्थिक चिट्ठे से, लाभ हानि खाते से, अतिरिक्त सूचनाओं से, इनमें से सभी। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्योंकि रोकड़ प्रवाह विवरण जो तैयार किया जाता है वो आर्थिक चिट्ठे की मदद से भी तैयार किया जाता है, लाभ हानि खाते की मदद से भी तैयार किया जाता है, और अतिरिक्त सूचनाओं की मदद से भी तैयार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा बच्चों डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, चालू दायित्व में, चालू दायित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? करेंट लायबिलिटीज में शामिल क्या कर रहा है? नहीं शामिल है नहीं पूछ रहा है आपसे, शामिल नहीं है
इनमें से कौन सा चालू दायित्व में शामिल नहीं है? डज नॉट इंक्लूड। सबसे पहला दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स। बच्चों ये करेंट लायबिलिटीज होता है, यह आपका करेंट लायबिलिटीज है बच्चों, शॉर्ट में सेल कहते हैं। अब दिया है डिवेंचर, यह आपका करेंट लायबिलिटीज नहीं। बिल्स पेबल यह आपका करेंट लायबिलिटीज होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यह भी करंट लायबिलिटीज होता है। आपसे क्या पूछ रहा है? चालू दायित्व में शामिल नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों, वो बिल्कुल भी राइट होगा। डिबेंचर या आपका नन करेंट लायबिलिटीज। सर क्या होता है बच्चों? नन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। आपको क्या पूछ रहा था? कौन सा करंट लायबिलिटीज नहीं है? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज है बच्चों, बिल्स पेबल भी आपका करंट लायबिलिटीज है, और स्टैंडिंग एक्सपेंस भी बच्चों करंट लायबिलिटीज है। तो इसमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? डिवेंचर। तो फिर डिवेंचर है क्या? तो बच्चों डिवेंचर है नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज के किस शीर्षक के अंतर्गत इसे दिखाया जाता है बच्चों? तो लॉन्ग टर्म वोरिंग्स के अंतर्गत। अगला होगा बच्चों संचालन अनुपात है। ऑपरेटिंग रेशियो इज लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात सोल्वेंसी रेशियो, इनमें से कोई नहीं। बच्चों संचालन अनुपात जो होता है, ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है बच्चों, वो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बच्चों अब यहाँ समझिएगा, लेखांकन अनुपात के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ से आप 2 नंबर भी बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला है बच्चों तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो, फिर होता है बच्चों सोल्वेंसी रेशियो यानी शोधन क्षमता अनुपात, फिर होता है आपका एक्टिविटी रेशियो क्रियाशीलता अनुपात, और उसके बाद आता है बच्चों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात। तो लाभदायकता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मेरे प्यारे बच्चों। तो लेखांकन अनुपात के प्रकार में कितना हो गया? 4। क्या सब हो गया आपको? सबसे पहला हो गया तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा हो गया आपका शोधन क्षमता अनुपात सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा हो गया आपका क्रियाशीलता अनुपात एक्टिविटी रेशियो, और चौथा हो गया लाभदायकता अनुपात यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के जो प्रकार होते हैं, ग्रॉस, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाला जाता है। तो यदि यहाँ पर पूछ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो भी बच्चों पार्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, तरलता अनुपात को, तरलता अनुपात को नाम से भी जाना जाता है। लिक्विडिटी रेशियो इज आल्सो नोन एज करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैपिटल रेशियो, नन ऑफ दिस। तो तरलता अनुपात को बच्चों शीघ्र अनुपात अर्थात क्विक रेशियो कहते हैं। शीघ्र अनुपात यानी क्या कहते हैं बच्चों? क्विक रेशियो। कौन सा रेशियो बच्चों? तो क्विक रेशियो इसे कहा जाता है। तरलता अनुपात को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? क्विक रेशियो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल इज द कैश एंड बैंक बैलेंस, रोकड़ तथा बैंक से उधार ली हुई पूंजी, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। चालू संपत्तियों व चालू दायित्वों में अंतर, ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों है वो बिल्कुल भी सही है। चालू संपत्ति और अस्थायी संपत्ति में अंतर, ये नहीं होगा। याद रखेंगे वर्किंग कैपिटल बराबर सूत्र होता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल बराबर शॉर्ट में लिख रहे हैं, सूत्र होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट में करेंट लायबिलिटीज रेस करने के बाद बच्चों जो राशि प्राप्त होता है उसे हम कार्यशील पूंजी, करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटीज लेस करने के बाद जो राशि प्राप्त होता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल। क्या कहा जाता है बच्चों? वर्किंग कैपिटल, हिंदी में कहते हैं कार्यशील पूंजी। का ऑप्शन जो होगा बच्चों वह सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। द टर्म क्विक एसेस्ट डू नॉट इंक्लूड। अब सबसे पहले क्विक एसेस्ट का हम लोग सूत्र याद देकर, क्विक एसेस्ट बराबर होता है बच्चों, क्विक एसेस्ट बराबर सूत्र होता है बच्चों करेंट एसेस्ट, करेंट एसेस्ट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड या एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक एसेस्ट बराबर सूत्र क्या होता है? करेंट एसेस्ट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। तो हम आपको क्लास में पढ़ाते होंगे जो करेंट एसेस्ट ही क्विक एसेस्ट होता है, लेकिन उसमें दो एसेस्टों को शामिल नहीं किया जाता है।
एक स्टॉक को और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस को। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो तरल संपत्ति में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? स्टॉक। स्टॉक तो शामिल नहीं है। डेटर्स शामिल है, बिल्स रिसीवेबल भी शामिल है, कैश एट बैंक बैलेंस भी शामिल है। तो शामिल नहीं कौन सा है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस यदि ऑप्शन में होगा तो यह सही होगा। तरल संपत्ति में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस शामिल नहीं किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस या आप एडवांस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है? अब पूछ रहा है, उसमें था नहीं है, पूछ रहा है कौन सा लिक्विड एसेट है। सबसे पहला दिया है लैंड। ए नंबर ऑप्शन आपका कह रहा है लैंड। लैंड आपका बच्चों होता है फिक्स एसेट। कौन सा एसेट? फिक्स एसेट होता है। स्टॉक आपका होता है बच्चों, स्टॉक भी जो आपका होता है बच्चों, वह आपका होता है आपका करेंट एसेट। करेंट एसेट। अब नेक्स्ट आपका बच्चा होगा बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होता है बच्चों? तो आपका फिक्स एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है बच्चों? फिक्स। और डेटर्स जो होता है बच्चों, ये करेंट एसेट एंड लिक्विड एसेट दोनों में शामिल किया जाता है। करेंट एसेट और किस एसेट में? लिक्विड एसेट दोनों अवस्था में शामिल किया जाता है। लिखित में से कौन सी तरल संपत्तियां हैं? लिक्विड एसेट है तो बच्चों होगा देनदार, डेटर्स। ये करेंट एसेट भी है बच्चों और लिक्विड एसेट भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब होगा संपत्तियों का खाता है। एसेट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ये बिल्कुल आसान है सर। संपत्तियों का जो खाता होता है बच्चों वो होता है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। वास्तविक खाता कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो है पहला ऑप्शन दिया है नेट कैश सेल्स, शुद्ध नगद बिक्री, शुद्ध उधार बिक्री, अंतिम रहतिया क्लोजिंग स्टॉक, और शुद्ध कुल बिक्री नेट टोटल सेल्स। सकल लाभ अनुपात जो बच्चों होता है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शुद्ध कुल बिक्री नेट टोटल सेल्स। नेट टोटल क्या होगा बच्चों? सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सूत्र क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर बच्चों सूत्र होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर बच्चों सूत्र होता है ग्रॉस प्रॉफिट बट्टा नेट टोटल सेल्स, नेट टोटल सेल्स में 100 होगा। निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं दिया जाता है? ये चालू अनुपात करेंट रेशियो में आपको ध्यान नहीं। क्रेडिटर्स इसे ध्यान दिया जाता है, डेटर्स इसे भी हम लोग ध्यान देते हैं, फर्नीचर यह तो फिक्स एसेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान नहीं दिया जाता। यानी करंट रेशियो निकालने का सूत्र होता है बच्चों, सूत्र से समझ। करंट रेशियो बराबर क्या होता है बच्चों? करंट रेशियो बराबर बच्चों होता है करेंट एसेट, करेंट एसेट बट्टा करेंट लाइबिलिटीज, करेंट एसेट बट्टा करेंट लायबिलिटी। यानी करेंट रेशियो यदि हम निकालेंगे तो हमको सिर्फ चाहिए करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज चाहिए। अब क्रेडिटर्स यह तो करेंट लायबिलिटीज है, डेटर्स ये भी करेंट एसेट है, फर्नीचर बाबू ये फिक्स एसेट है। तो फिक्स करेंट रेशियो निकालने के लिए तो फिक्स एसेट की आवश्यकता नहीं होती है। और बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी करेंट लायबिलिटीज है। बच्चों ऑप्शन जो होगा उसका सी सही होगा, फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, चालू अनुपात है। करेंट रेशियो इज क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो। बच्चों करेंट रेशियो जो होता है वो होता है तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। तरलता अनुपात कौन सा रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो। और यहीं पर अगर आपको पूछ दे तो क्विक रेशियो इज, तो भी होगा तरलता अनुपात, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत हम लोग करेंट रेशियो निकालते हैं, लिक्विड रेशियो निकालते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी निकाला जाता है। तो करंट रेशियो जो है बच्चों वह तरलता अनुपात है। और यदि यहाँ क्विक रेशियो पूछ दे तब भी क्या आंसर होगा? तरलता अनुपात, लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों,
आदर्श तरल अनुपात है, आइडल लिक्विडिटी रेशियो कल बताए थे। आदर्श चालू अनुपात होगा तो 2:1 और आदर्श तरल अनुपात होगा बच्चों लिक्विडिटी रेशियो जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी से होगा 1:1। आदर्श तरल अनुपात जो होता है बच्चों वो 1:। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, समान आकार के विवरण प्रायः तैयार किए जाते हैं अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समान आकार के विवरण प्रायः जो तैयार किया जाता है बच्चों वह प्रतिशत के रूप में तैयार किया जाता है। किस रूप में बच्चों? प्रतिशत के रूप में होगा। वित्तीय विवरणों की तुलना के लिए उपकरण है तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, तुलनात्मक आय विवरण, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, समरूप विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो शामिल किया जाता है बच्चों, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी शामिल किया जाता है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी शामिल किया जाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी शामिल किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, तुलनात्मक विवरणों को यह भी कहते हैं। तो तुलनात्मक विवरण कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज। तो क्रियाशीलता विश्लेषण यह नहीं होता है बच्चों। क्षैतिज एवं समानांतर विश्लेषण हॉरिजेंटल एनालिसिस, ये बच्चों सही है। तो तुलनात्मक विवरण का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? क्षैतिज एवं समानांतर विश्लेषण। क्या होता है? क्षैतिज एवं समानांतर विश्लेषण, हॉरिजेंटल एनालिसिस। क्या होगा बच्चों? वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, निष्कर्ष निकालना। तो डी ऑप्शन होगा इसमें से सभी। वित्तीय विश्लेषण में ये तीनों शामिल होते हैं, आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, निष्कर्ष निकालना। तो इनमें क्या होगा बच्चों? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष हैं। तो प्रबंधक, मैनेजर्स, वित्तीय संस्था, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेनदार, क्रेडिटर्स। तो इसका भी ऑप्शन डी होगा। इनमें प्रबंधक, वित्तीय संस्था और लेनदार, ये तीनों वित्तीय विवरण में हित रखने वाले क्या होते हैं बच्चों? पक्षकार होते हैं। तीनों क्या होते हैं? वित्तीय विवरण में हित रखने वाले पक्षकार होते हैं। प्रबंधक भी, मैनेजर भी, वित्तीय संस्था, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, लेनदार, क्रेडिटर्स भी। तो ऑप्शन होगा डी इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, स्थिति विवरण क्या दर्शाता है? पुस्तकों की शुद्धता, एक निश्चित अवधि का लाभ या हानि, निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो स्थिति विवरण जो दर्शाता है, बैलेंस शीट जो शो करता है बच्चों, व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करता है? तो निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति, फिनेंशियल पोजीशन ऑन स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफिक। तो वित्तीय विवरण निश्चित तिथि दिया है। कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी फॉर, संचालकों के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अंशधारियों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, अंकेक्षकों के लिए, ऑडिटर्स के लिए। तो बच्चों कंपनी का जो वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाता है वह अंशधारियों के लिए तैयार किया जाता है, शेयर होल्डर्स के लिए। नेक्स्ट होगा, कंपनी के अंतिम खातों कंपनी अधिनियम 2013 के किस प्रावधान के तहत तैयार किए जाते हैं? अब कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी इज अ प्रीपेयर्ड जो बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स तैयार करता है वो 129। क्या होगा बच्चों? 129। नेक्स्ट होगा बच्चों, आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड। शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट के किस हेड के अंतर्गत दिखाया जाता है? यह आपसे क्वेश्चन कर रहा है। सबसे पहला दिया ऑथराइज कैपिटल, नहीं होगा। निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल, ये भी नहीं होगा। प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल, ये भी नहीं होगा। बच्चों होगा अंशधारी को शेयर होल्डर्स फंड। हमने आपको बताया है तो शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत दिखाया, ऑप्शन होगा शेयर होल्डर्स फंड। यह स्थिति विवरण है, बैलेंस शीट इज अ अकाउंट स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द अबव। इसका होगा स्टेटमेंट, विवरण। विवरण क्या है? आपका विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, सिंकिंग फंड विनियोग खाता हमेशा दिखाता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। क्या लग गया बच्चों? इन्वेस्टमेंट। जब ये इन्वेस्टमेंट लगा तो एसेस्ट हो गया, ऑलवेज शो। एसेस्ट शो करता है हमेशा बच्चों नाम शेष डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस?
डेबिट बैलेंस। याद रखेंगे, सिंकिंग फंड अगर रहेगा तब पूछा जाएगा क्या शो करता है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो फंड इन्वेस्टमेंट लगा होगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट एसेट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट शो क्या करता है बच्चों, डेबिट बैलेंस शो करता है। नेक्स्ट होगा बच्चों, प्रायः ऋण पत्रों का शोधन डॉट डॉट पर नहीं किया जा सकता है। डिवेंचर कैन नॉट बी रिडम्ड एट, समूल पर किया जाता है, प्रीमियम पर किया जाता है बच्चों, इसका आंसर होगा बट्टा पर यानी ऋण पत्रों का जो भुगत शोधन किया जाता है अर्थात भुगतान किया जाता है, रिडम्पशन किया जाता है, रिपेमेंट किया जाता है, जो भी बोलिए वह किया जाता है बट्टा पर नहीं किया जाता, समूल पर किया जाता है, प्रीमियम पर किया जाता है, प्राय बट्टा पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। का बच्चों ए ऑप्शन सही होगा, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, बैंक के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है, यानी आप अपने ही ऋण पत्रों को कैंसिल कीजिएगा, उससे जो आपको लाभ होगा, कंपनी को लाभ होगा, मतलब कंपनी को जो लाभ होगा वो क्या होगा, रिवेन्यू प्रॉफिट, आयगत प्रॉफिट नहीं होगा, पूंजीगत लाभ होगा बच्चों। क्या लाभ होगा, पूंजीगत लाभ होगा। कौन सा लाभ होगा, पूंजीगत लाभ होगा, कैपिटल प्रॉफिट। यह है बच्चों, सिंकिंग फंड एक हिस्सा है, फंड इज अ पार्ट ऑफ फिक्स लाइबिलिटीज का, करेंट लाइबिलिटीज का, फिक्स एसेट का, रिजर्व एंड सरप्लस। जब ये बच्चों फंड लग गया तो वह किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। मैं आपको बताया था, जिसमें रिजर्व लग जाए, फंड लग जाए, सरप्लस या डिफिसिट लग जाए, उसे बैलेंस शीट के अंतर्गत दिखाया जाता है। किस शीर्षक के अंतर्गत, रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन सबको दिखाया जाता है कहाँ, रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत। तो सिंकिंग फंड किसका पार्ट है बच्चों, तो रिजर्व एंड सरप्लस। फिक्स लायबिलिटीज के अंतर्गत नहीं जाएगा, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत भी नहीं जाएगा, फिक्स एसेट्स के अंतर्गत नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस। यही पर जो रिजर्व फंड इज पार्ट ऑफ, वह भी कहाँ जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। तो रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल का प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया रहे, तो किस शीर्षक के अंतर्गत जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। नाम है रिजर्व और सरप्लस जो होगा उसे दिखाया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत। या ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, अब हमको शोधन होगा प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब किसी कंपनी ने 1,000 का डिवेंचर लिया था, जब वो शोधन करने के लिए गया तो उसको 1,10,000 देना पड़ा। यह किस क्या दशा हो गया, प्रीमियम पर शोधन। जब प्रीमियम पर शोधन किया जाता है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो होता है बच्चों, वो आपका एसेस्ट नहीं होगा, एक्सपेंस नहीं होगा, ज्यादा देना पड़ेगा, तो यह आपके लिए क्या कहलाएगा, दायित्व यानी कि लायबिलिटीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज। अब दिया है, ऋण पत्रों का शोधन या विमोचन किया जा सकता है। डिवेंचर कैन बी रिडम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, लाभ में से, ये भी सही है, पूंजी में से, ये भी सही है, प्रावधान से, ये भी सही है। इसका ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। यहाँ से 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऋण पत्रों का शोधन या विमोचन किया जा सकता है, तो लाभ में से, पूंजी में से, प्रावधान में से और में से, यहाँ ऑप्शन होगा इनमें से सभी, उपरोक्त सभी। अब दिया है, ऋण पत्रों के शोधन हेतु वित्त का स्रोत है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। आप जो डिवेंचर होल्डर को शोधन करिएगा, उसका भुगतान कीजिएगा, के लिए राशि कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा। तो पहला दिया है लाभ में से, सही है, पूंजी से, ये भी सही है, नए ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि से, ये भी सही है। का ऑप्शन होगा डी, इनमें से। प्रॉफिट में से भी किया जाता है, कैपिटल में से भी किया जाता है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर में से भी किया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों इसका सही जो होगा वो डी होगा, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ऋण पत्रों के शोधन की विधियां हैं। ऋण पत्रों की शोधन की मुख्य रूप से 4 विधि होता है, जिसमें पहला दिया है परिवर्तन द्वारा शोधन, किस्तों में शोधन, एक मुश्त भुगतान द्वारा शोधन। का भी ऑप्शन होगा डी सही, इनमें से सभी। परिवर्तन द्वारा भी शोधन किया जाता है, किस्तों में शोधन किया जाता है, एक मुश्त भुगतान के द्वारा भी शोधन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर होगा डी बच्चों, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, शोधन कोष विनियोग है। फंड इन्वेस्टमेंट का रहा है, इन्वेस्टमेंट आपका एसेस्ट होता है, आपका यहाँ पर देखिए एसेस्ट ऑप्शन सी में है, तो संपत्ति हो। नेक्स्ट है बच्चों, अपने ऋण पत्रों के रद्द करने, अब ये बताए थे, खुद का जो ऋण पत्र कंपनी रद्द करता है, करने पर हुए लाभ को
हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, लाभ हानि विवरण में, लाभ हानि आधिक्य विवरण में, सामान्य संचय लेखे में, पूंजी संचय लेखे में। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट में बच्चों कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, यानी प्रॉफिट जो होता है डिवेंचर को कैंसिल करने से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को बच्चों ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस रिजर्व अकाउंट में बच्चों कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, सिंकिंग फंड हमेशा दिखाता है, सिंकिंग फंड हमेशा क्या करता है, दिखाता। ये बताए थे फंड दिखाएगा आपका कौन सा बैलेंस, जमा शेष क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्या ऋण पत्रधारी प्राप्त करता है, तो ऋण पत्रधारी बच्चों प्राप्त करता है ब्याज। और यहीं पर पूछ दिया जाए अंशधारी प्राप्त करता है बच्चों, तो हो जाएगा लाभांश। ऋण पत्रधारी प्राप्त क्या करता है, ब्याज। और अंशधारी प्राप्त करता है बच्चों आपका क्या, लाभांश। क्या प्राप्त करता है बच्चों, लाभांश। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऋण पत्रधारी प्राप्त क्या करता है, ब्याज। और अंशधारी क्या प्राप्त करता है बच्चों, लाभांश प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपका, जो ऋण पत्रधारी होते हैं, डिवेंचर्स होल्डर आर द, कंपनी के ग्राहक नहीं होते हैं, कंपनी के मालिक ये भी नहीं, कंपनी के लेनदार। ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं बच्चों, लेनदार होते हैं। पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। और अंशधारी जो बच्चों कंपनी के होते हैं वो आपका मालिक होते हैं। धारी पूछ दे यहीं पर, जो अंशधारी होते हैं तो कंपनी के मालिक, और ऋण पत्रधारी होते हैं तो कंपनी के लेनदार। आशा करते हैं कि बच्चों आज का भी क्लास आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल मॉडल सेट नंबर 4 के साथ।